हमारी कहानी शुरू होती है सेन फाइनेंशियल बिल्डिंग से, जहां चैंडलर, हमारी स्टोरी का हीरो, काम करता है। चैंडलर गुस्से से भरा हुआ है और अपने बॉस से पूछता है कि वो अपने नाम को प्रोजेक्ट पर क्यों नहीं डाल सकता और अपनी मेहनत का कमीशन क्यों नहीं ले सकता। घटिया बॉस ताने मारते हुए कहता है कि कर्मचारियों द्वारा किया गया हर काम कंपनी का होता है और कंपनी सिर्फ उसी की सुनती है। ये सुनकर हमारा हीरो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और तंज भरे अंदाज में बोलता है, लॉजिकल है ना। वो गुस्से में बॉस के ऑफिस से निकल जाता है और कहता है कि इस कंपनी के लिए काम करना बेवकूफ़ी है। बिना एक सेकंड सोचे हमारा हीरो अपनी डेस्क से अपना सामान समेटने लगता है। उसके सहकर्मी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक उसे याद दिलाता है कि बॉस के पास ताकत है और दूसरा पूछता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लकवाग्रस्त पिता की मदद कैसे करेगा। चैंडलर एक फ्रेम की हुई फोटो को देखता है जिसमें वो और उसकी गर्लफ्रेंड खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। अपना सामान एक बॉक्स में पैक करके वो अपने सहकर्मियों से कहता है कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने उसके लिए एक घर और एक गाड़ी छोड़ी थी, जिसे वो तब तक टैक्सी चलाने में इस्तेमाल करेगा जब तक उसे नई नौकरी नहीं मिल जाती। उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, तो चैंडलर आराम से पार्किंग लॉट की तरफ चला जाता है। वो अपनी कार तक लगभग पहुंच ही गया था, हाथ में सामान का बॉक्स लिए हुए, तभी उसके फ़ोन पर एक नया मैसेज आता है। स्क्रीन पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज दिखता है जिसमें वो कहती है कि उसने ब्रेकअप करने और अपने सपनों के पीछे जाने का फैसला कर लिया है। अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए हमारा हीरो तुरंत उसे कॉल करता है, लेकिन जवाब में उसे सुनाई देता है कि नंबर उपलब्ध नहीं है। उसकी आंखों से मायूसी के आंसू बहने लगते हैं और वो खाली आसमान से पूछता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन चैंडलर खुद को संभालता है, अपनी कार को चमका देता है और टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम शुरू कर देता है और तुरंत ऑर्डर आने लगते हैं। ऑर्डर स्वीकार करने के बाद वो देखता है कि यात्री ने जल्दी से जल्दी दिए गए पते पर पहुंचने का अनुरोध किया है। चैंडलर पार्किंग से निकलता है और तेजी से वहां पहुंचने के लिए एक्सेलरेटर दबा देता है। जगह पर पहुंचने के बाद वो यात्री को कॉल करता है और जवाब में एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि उसे तैयार होने में 20 मिनट और लगेंगे। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और पूछता है, जब तैयार नहीं हो तो टैक्सी क्यों बुलाती हो। जवाब में उसे धमकी मिलती है, अगर ऑर्डर कैंसिल किया तो मैं शिकायत कर दूंगी। लेकिन चैंडलर डरपोक नहीं है। वो कहता है, जो करना है कर लो, मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। जैसे ही वो कॉल काटता है उसे मैसेज मिलता है कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने ही एक बेहद खूबसूरत लड़की खुलासे वाले चीनी स्टाइल के कपड़ों में कार के अंदर प्रकट हो जाती है। वो लड़की कहती है कि होस्ट डिटेक्ट हो गया है, कनेक्शन की शर्त पूरी हो गई है और एक खराब रिव्यू के लिए उसे सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। चैंडलर हैरान होकर कहता है कि उसने कभी नहीं सुना कि खराब रिव्यू पर भी इनाम मिलता है। वो खूबसूरत लड़की समझाती है कि सिस्टम से जुड़ने के बाद हीरो को इनाम मिल सकता है और हर खराब रिव्यू पर उसे अलग अलग रिवॉर्ड मिलेंगे। अब हमारे हीरो को समझ आ जाता है कि उसे क्या ऑफर किया जा रहा है और बिना एक पल गंवाए वो सिस्टम से जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो रहस्यमयी लड़की उसके करीब आती है, उसके होठों को छूती है और कहती है कि कनेक्शन सफल हो गया है। वो बताती है कि उसे ऐसे लोगों से खराब रिव्यू लेने होंगे जो अजीब या बुरा व्यवहार करते हों, लेकिन अच्छे रिव्यू भी मिल सकते हैं। पहले खराब रिव्यू पर ही सिस्टम ने हमारे हीरो को 28% शेयर दे दिए और वो ऑल आइलैंड होटल ग्रुप का दूसरा शेयर होल्डर बन गया और उसे वहां डिनर के लिए आने को कहा गया। हमारा हीरो हैरान रह जाता है कि सिस्टम इतना पावरफुल है कि तुरंत इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। तभी उसे उसी होटल का नया ऑर्डर मिल जाता है जहां उसे शेयर मिले थे। चैंडलर समझ जाता है कि ये ऑर्डर खास उसी के लिए बनाया गया है ताकि वो शेयर लेने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सके और वो खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लेता है। हमारा हीरो वहां पहुंचता है और एक लंबी टांगों वाली खूबसूरत लड़की को देखता है जिसने टैक्सी बुलाई थी। ये पक्का करने के बाद कि वही उसका ड्राइवर है, वो लड़की गाड़ी में बैठती है और जोर से दरवाजा बंद करती है। चैंडलर सड़क पर गाड़ी लेकर निकल पड़ा और ऑर्डर पूरा करने लगा, तय की गई जगह की तरफ बढ़ते हुए। जब उस लड़के ने रियर व्यू मिरर में फिर से देखा तो लड़की भड़क गई और पूछने लगी, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। हमारा लड़का थोड़ा कंफ्यूज हुआ और बोला कि शायद उसे गाड़ी चलाना नहीं आता, वरना उसे पता होता कि वो उसे नहीं बल्कि पीछे की सड़क देख रहा है। ये सुनते ही खूबसूरत लड़की गुस्से में आ गई और उसे अनुभवहीन और धीमा कह दिया। ऐसे रूखे शब्दों का जवाब देने के लिए हमारे हीरो ने एक्सेलरेटर दबा दिया और गाड़ी को और तेज भगाने लगा। लड़की ने ऐसे हालात की उम्मीद नहीं की थी। वो डर गई और चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो। चैंडलर की कार लगातार तेज होती जा रही थी और लड़की उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहने लगी कि उससे गलती हो गई और वो उसे रुकने के लिए कह रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने ही वाली थी और बार बार कह रही थी कि वो गलत थी। जैसे जैसे गाड़ी और तेज होती गई, लड़की ने दोनों हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और ड्राइवर से रुकने की भीख मांगने लगी क्योंकि वो डर गई थी।
लेकिन हमारा हीरो रुकने के मूड में नहीं था और उसने लड़की से कहा कि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो जिंदा बच सकती है, या फिर अगर वो उसे पापा कहे तो वो उसे छोड़ देगा। सहन ना कर पाने पर लड़की रो पड़ी और हकलाते हुए हमारे हीरो को पापा डैडी कह दिया। सही शब्द सुनते ही चैंडलर ने गाड़ी धीमी करनी शुरू कर दी। खुद से खुश होते हुए वो लोग अपनी मंजिल ऑल आइलैंड होटल पहुंच गए और हमारे हीरो ने कहा कि लड़की अब जा सकती है। गाड़ी से उतरने के बाद लड़की कांप रही थी और उसने हमारे हीरो को धमकी दी कि वो खराब रिव्यू देगी और पुलिस को बुलाएगी। तभी अचानक चैंडलर के सामने एक मैसेज आया जो सिर्फ उसे ही दिख रहा था, जिसमें लिखा था कि उसने मिशन पूरा कर लिया है और सिस्टम उसे शिंग फाइनेंशियल कंपनी इनाम में दे रहा है। ये खबर सुनकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि यही वो कंपनी थी जहां वो पहले काम करता था और अब वो अपने बुरे बॉस से हिसाब बराबर कर सकता था। हमारा हीरो खुश होकर ऑल आइलैंड होटल के अंदर गया, जहां उसका शेयर ट्रांसफर की बात करने का अपॉइंटमेंट था। रिसेप्शन पर उसकी मुलाकात उसी नाराज पैसेंजर से हुई। जैसे ही उसने ड्राइवर को देखा वो हैरान रह गई और बोली, तुम मेरी पीछा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हल्की सी स्माइल के साथ लड़के ने जवाब दिया कि उसके पिता तो यहाँ बहुत पहले अपनी जगह ले चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। उसने अपना फोन दिखाया जिसमें मैसेज था और कर्मचारी ने कहा कि उसकी सीट टेबल नंबर 8 पर है और उसे वहां ले जाया जाएगा। उसने उसे एक दस्तावेज भी दिया जिसमें शेयर लेने का समझौता लिखा था। होटल का कर्मचारी हमारे हीरो को अंदर तक छोड़ने आया और वो पूर्व टैक्सी पैसेंजर उसे नफरत भरी नजरों से देखती रही, सोचते हुए कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। चैंडलर को उसकी टेबल तक ले जाने के बाद कर्मचारी ने उसे कॉफी दी और बताया कि उसका खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। कॉफी की चुस्की लेते हुए चैंडलर ने अचानक अपनी हाल की एक पैसेंजर को देखा जो उसके पास से गुजरी। लड़की ने पास वाली टेबल पर बैठे लड़के से हाथ मिलाया और दोनों बात करने लगे, जिससे हमारे हीरो को समझ आ गया कि ये एक ब्लाइंड डेट है। हमारा हीरो कॉफी की एक और चुस्की लेने ही वाला था कि तभी हॉल का दरवाजा खुला और 3 लोग अंदर आए। एक गंजा, छोटा, मिडिल उम्र का आदमी और उसके दोनों तरफ 2 खूबसूरत लड़कियां। हमारे हीरो को देखकर गोरी बालों वाली लड़की ने अपने साथी से कहा कि वो उसका दोस्त है और उसे हेलो कहने चली गई। लेकिन जैसे ही वो उस टेबल के पास पहुंची जहां चैंडलर बैठा था, उसकी दोस्ताना मुस्कान अचानक गायब हो गई। लड़की ने पूछना शुरू किया कि वो यहाँ क्यों आया है, जब वे पहले ही फे के साथ अलग हो चुके हैं, और उससे कहा कि उसका पीछा ना करे। चैंडलर ठंडे अंदाज में बोला कि वो इतना घिरा हुआ नहीं है, उसे उन जैसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर उन्हें 40 साल से ऊपर के मर्दों के साथ पूरा दिन बिताने में शर्म नहीं आती तो उसे उन पर तरस आता है। ये सुनकर लाल ड्रेस वाली गोरी लड़की आग बबूला हो गई और उसने गुस्से में दोनों हाथ टेबल पर पटक दिए। गंजा आदमी आवाज सुनकर पूछने लगा कि क्या हुआ। लड़की तुरंत मासूम मुस्कान के साथ उसकी तरफ मुड़ी और बोली कि सब ठीक है, आगे चलो। लेकिन आदमी को यकीन नहीं हुआ। वो और फे दोनों पास आ गए। आदमी ने जैसे दिखावे में अपनी महंगी घड़ी चमकाई और चैंडलर से पूछा कि वो कौन है। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए बोला कि वो फे का एक्स है और आज ही उनका ब्रेकअप हुआ है, और उसने ये भी पूछ लिया कि वो दोनों कब से साथ सो रहे हैं। गंजे आदमी ने फे के चेहरे को उंगलियों से छूकर पूछा कि क्या ये लड़का सच बोल रहा है। फे रोते हुए कहने लगी कि उनका ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका था, लेकिन हमारा हीरो अभी भी उसका पीछा कर रहा है, उसे डरा रहा है और यहाँ होटल तक आ गया है। आदमी मुस्कुराया, उसे रोने से मना किया और बोला कि वो सब ठीक कर देगा। उसने अपने हाथ पैंट की जेब में डाले और टेबल के पास आकर हमारे हीरो से कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है और उसे ये पसंद नहीं आ रहा। उसने वेट्रेस को बुलाकर होटल मैनेजर को बुलाने को कहा। फे चैंडलर के पास आई और बोली कि वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो वो मुसीबत में फंस जाएगा। वहीं पास की टेबल पर बैठी वो लड़की जिसने खराब रिव्यू दिया था, मन ही मन सोच रही थी कि अब मामला हद से आगे बढ़ चुका है और हमारा हीरो अब इससे नहीं बच पाएगा। उसके साथ बैठा लड़का समझ गया कि वो किसे देख रही है और पूछा कि क्या वो उसे जानती है। उसने कहा कि वो बस वही टैक्सी ड्राइवर है जो उसे यहाँ लाया था। फिर वो शिकायत करने लगी कि ड्राइवर का स्वभाव बहुत खराब है, उसने लगभग उसे मार ही दिया था, इसलिए उसने उसके खिलाफ खराब रिव्यू दिया। ये सुनकर वो लड़का गुस्से में खड़ा हो गया और बोला कि वो ड्राइवर को सबक सिखाएगा। लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही उस टेबल तक पहुंच चुका था जहां हमारा हीरो बैठा था। उसने नफरत से पूछा कि क्या वही उसे होटल लाया था और क्या उसने रास्ते में लड़की के साथ बदसलूकी की थी। चैंडलर शांत रहा और बोला, हाँ तो क्या दिक्कत है। लुई बोला, मेरा नाम लुई है, मैं इस लड़की के साथ डेट पर हूँ। अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। चैंडलर आराम से कॉफ़ी पीता रहा और पूछा कि उसका बाप कौन है। लुई ने कहा कि उसका पिता इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन है, वो ऑल आइलैंड में निवेश करने वाला है और अगर उसने कहा तो हमारा हीरो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। चैंडलर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो।
तभी बहस के बीच होटल मैनेजर जल्दी जल्दी उनकी तरफ आता हुआ दिखा। गोरे बालों वाला आदमी सीधे गंजे आदमी के पास गया और बोला, आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? फिर उसने लुई को देखा और खुश होकर मुस्कुराया कि आज होटल में कितना शानदार दिन है। उस आदमी ने मैनेजर से शिकायत की कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन रद्द करने आया था, लेकिन उसका एक्स उन्हें परेशान कर रहा है और उसे बाहर निकालने को कहा। तभी लुई भी बोल पड़ा कि हमारा हीरो उस लड़की को भी परेशान कर रहा था जिसके साथ वो डेट पर है, और उसने भी उसे बाहर फेंकने की मांग की। मैनेजर ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक में पूछा कि आखिर किसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि दोनों को इतना गुस्सा आ गया। तभी आदमी और लड़का एक साथ हमारे हीरो की तरफ उंगली दिखा देते हैं, जो आराम से कॉफ़ी पीता रहता है। मैनेजर उसे देखते ही घबरा जाता है, क्योंकि वो तुरंत पहचान जाता है कि उसके सामने वही नया शेयर होल्डर खड़ा है जिसके बारे में उसे अभी हाल ही में बताया गया था। बिना टाइम बर्बाद किए मैनेजर तुरंत फैसला लेता है और सिक्योरिटी को आदेश देता है कि उस आदमी और लड़के को बाहर फेंक दो और दोबारा होटल में घुसने मत देना। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो मैनेजर को याद दिलाते हैं कि आदमी होटल का फूड सप्लायर है और लड़का आने वाले निवेशक परिवार से है। मैनेजर झुककर चैंडलर की तरफ इशारा करता है और उसे ऑल आइलैंड होटल का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार बताता है। गंजा आदमी और उसके साथ खड़ी दोनों लड़कियां ये सुनकर हैरान रह जाती हैं और एक साथ सवाल करती है, क्या? वही पहले वाली पैसेंजर भी चौंक जाती है और सोचती है कि हमारा हीरो ज़रूर बहुत अमीर है, तभी इतना घमंडी बन रहा है। चैंडलर मैनेजर के पास जाता है और साफ बोलता है कि अब इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें बाहर निकालो। फे ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है कि शायद उसने हमारे हीरो को छोड़कर गलती कर दी और वो माफ़ी मांगने का फैसला करती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने घुटनों पर गिर जाती है और रोते हुए माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि उसका उस आदमी के साथ कुछ नहीं था। तभी गोरी लड़की उसे धक्का देती है और उसे लालची कहती है, खुद को साफ सुथरी बताती है। चैंडलर को इन लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसे साफ दिखता है कि ये सब बस ड्रामा कर रही हैं। गंजा आदमी भी सफाई देने लगता है कि उसे नहीं पता था कि फे पहले से उसके साथ थी और वो कोई झगड़ा नहीं चाहता था। तभी चैंडलर अपनी कॉफ़ी का कप प्लेट पर जोर से रखता है, ठक, और चिढ़कर मैनेजर से पूछता है, ये दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? मैनेजर तुरंत समझ जाता है और सिक्योरिटी को बुलाकर आदमी और लड़के को बाहर ले जाने का आदेश देता है। सिक्योरिटी उन्हें पकड़कर बाहर ले जाने लगती है। गोरी लड़की अभी भी हमारे हीरो तक पहुंचने की कोशिश करती रहती है और आदमी चिल्लाता है कि उससे गलती हो गई। मैनेजर झुककर चैंडलर को बताता है कि लुइस निवेश चेयरमैन का बेटा है, लेकिन चैंडलर डटकर बोलता है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें उनके निवेश की ज़रूरत नहीं। डर किस बात का है मैनेजर? ये सुनकर मैनेजर आदेश देता है कि लुइस को ब्लैकलिस्ट कर दो और उसे कभी भी इस होटल ग्रुप में घुसने मत देना। लुइस चिल्लाने लगता है, मुझे हाथ मत लगाओ, और कहता है कि दूसरा शेयर होल्डर और निवेशक एक जैसी चीज़ नहीं होते। फिर वो ब्रूनेट लड़की के पास जाता है और कहता है कि चलो कहीं और खाना खाते हैं। जैसे ही वो हमारे हीरो की टेबल से दूर जाने लगते हैं, चैंडलर देखता है कि लुइस उस लड़की को पसंद करता है और वो सोचता है कि उसे उससे छीन लेना चाहिए ताकि उसका घमंड टूट जाए। चैंडलर उठता है और जाते हुए कपल के पीछे जाता है, लड़की को आवाज़ देता है। उसके पास पहुंचकर वो रास्ते में रखे फूलदान से एक फूल निकालता है और उसे देते हुए कहता है, रास्ते में जो मजाक किया उसके लिए सॉरी, और उसे अपनी टेबल पर बैठकर बात करने के लिए बुलाता है। लड़की रुक जाती है और सोचने लगती है, क्योंकि ये एक ब्लाइंड डेट थी तो शायद उसे उसी के साथ रहना चाहिए जो ज़्यादा ताकतवर है। आखिर वो हमारे हीरो के पास आ जाती है और उसे खुद को सुधारने का मौका देती है। ये देखकर लुइस का गुस्सा फूट पड़ता है और वो लड़की पर चिल्लाने लगता है, तुम समझ भी रही हो क्या कर रही हो? ये सब मेरे वजह से हुआ क्योंकि मैं तुम्हें बचाने आया था। लेकिन लड़की जवाब देती है, तुमने ये सब अपने लिए किया है, मैंने तुमसे नहीं कहा था मेरे लिए लड़ने को। ये सुनकर लुइस धमकी देने लगता है और कहता है कि अगर वो हमारे हीरो के साथ रही तो वो उसे मुश्किल में डाल देगा। चैंडलर लड़की के पास थोड़ा और करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सब ठीक है। उसकी प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने ब्रूनेट लड़की को कुर्सी पर बैठाया और कहा कि अगर ये मक्खी जैसा लुई उसे परेशान करेगा तो वो सब संभाल लेगा। लेकिन लुई शांत नहीं हुआ। वो चिल्लाया और अपना हाथ घुमाते हुए लड़की को मारने की कोशिश करने लगा। तभी हमारा हीरो बीच में आया और उसका हाथ पकड़ लिया। औरतों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसने गुस्से से भरी आवाज में कहा। उसी वक्त मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और लुई को तुरंत बाहर निकालने का आदेश दे दिया। लुई जाते जाते भी धमकी देता रहा, मैं अपने पापा को सब बताऊंगा, तुम सबको देख लूंगा। लेकिन उसे खींचकर बाहर ले जाया गया। चैंडलर ने शांति से रेड वाइन गिलासों में भरी एक गिलास लड़की को दिया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब ढंग से मिलते हैं। उसने अपना नाम बताया, लड़की ने भी अपना नाम बताया और वादा किया कि वो अपना खराब रिव्यू डिलीट कर देगी ताकि सब नए सिरे से शुरू हो सके। चैंडलर मुस्कुराया और बोला, एक याद के तौर पर एक रिव्यू रहने दो
और गिलास उठाया। दोनों ने गिलास टकराए और अपनी नई मुलाकात पर खुश हो गए। पास की टेबल पर बैठे एक आदमी और औरत ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि अमीर लोग कितने घमंडी होते हैं, लेकिन अमीर होना अच्छा ही है। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा कि चैंडलर का परिवार क्या करता है। उसने थोड़ा शांत होकर कहा कि उसके माता पिता कुछ साल पहले गुजर गए और अब वो टैक्सी चलाता है। लड़की ने भी बताया कि वो एक छोटे शहर से है और एक महंगे स्टोर में काम करती है। वो इस शहर में रहना चाहती है, इसलिए उसे ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ता है। हमारे हीरो को उसकी सच्चाई बहुत पसंद आई और उसने कहा कि हर इंसान बेहतर जिंदगी चाहता है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। ये सुनकर लड़की खुश हो गई और उसने उसे एक और ड्रिंक ऑफर की। लड़की ने वाइन के बड़े बड़े घूंट लिए और उसके गाल हल्के लाल हो गए। थोड़ा और शर्माते हुए उसने बताया कि टैक्सी में उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया। दरअसल उसके 2 डेट थे और पहले वाले में लड़का उसे सिनेमा ले गया था और उसे किस करने की कोशिश की थी। चैंडलर ने कहा कि शायद उसे वो लड़का पसंद नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन लड़की नाराज हो गई और बोली, पहली मुलाकात में कोई किस कैसे कर सकता है। हमारा हीरो अलग सोच रखता था। उसने कहा, ये मायने नहीं रखता कि मुलाकात कितनी बार हुई है, असली चीज़ माहौल होती है। अगर माहौल सही है तो सब हो सकता है। लड़की ने फिर भी मना किया और बोली कि वो नहीं समझ सकती कि कोई पहली मुलाकात में किस क्यों करेगा। उसकी बात सुनकर चैंडलर खड़ा हो गया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लड़की उसे ध्यान से देखती रही। प्यारे दर्शकों, मैंने ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया है। मेरे सपने को पूरा करने में मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। आप सबसे बेहतरीन हैं। आपका दिन शुभ हो। हमारा हीरो धीरे से लड़की के पास झुका और उसके ठुड्डी को हल्के से अपनी उंगलियों में पकड़ लिया। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, उसने उसे हल्का सा किस कर लिया। कुछ सेकंड के इस छोटे से किस के बाद वो पीछे हटा और बोला, मैं रूम 1280 में हूँ, और चला गया। लड़की वाइन की चुस्की लेते हुए सोचती रह गई कि उसने उसे रोका क्यों नहीं। वो हैरान थी कि उसने अपना रूम नंबर क्यों बताया। क्या वो उसे भुला रहा था? और ये सोचकर वो खुद ही शर्माने लगी। उसी समय हमारा हीरो अपने रूम 1280 में पहुंचा। इतना लंबा और थकाने वाला दिन बिताने के बाद उसने खुशी खुशी नहाया और कमर पर तौलिया लपेटकर कमरे में आ गया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और वो हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगा। बिना कपड़े पहने ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने वही ब्रूनेट लड़की खड़ी थी। वो कुछ पूछ भी नहीं पाया था कि लड़की ने उसे पकड़कर एक जोशीले किस में खींच लिया। फिर वो थोड़ा पीछे हटी, शर्माते हुए उसकी आंखों में देखने लगी, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि उसने ऐसा क्यों किया। बस इतना ही कह पाई कि उसे बहुत गर्मी लग रही है अपने सीने को छूते हुए। तभी चैंडलर को समझ आया और उसने कहा, तुमने शराब पी रखी है। लड़की उसकी नंगी छाती को उंगलियों से छूने लगी, उसके एब्स को महसूस करते हुए, और उसे एहसास हुआ कि अब वो खुद को रोक नहीं पाएगी। हमारा हीरो उसे अपनी बाहों में उठाता है और बिस्तर तक ले जाता है, कहते हुए कि बाद में उसे दोष मत देना। वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है और उसे बिस्तर पर लेटा देता है। फिर उसके होठों को छूता है, जिससे लड़की खुद को रोक नहीं पाती और उसकी गर्दन पकड़कर उसे कसकर गले लगा लेती है। दोनों एक गर्म आलिंगन में खो जाते हैं, एक चादर के नीचे सिमटे हुए। अगली सुबह उसी ऑल आइलैंड होटल में चैंडलर जागता है और देखता है कि लड़की बिना कुछ कहे जा चुकी है। वो अंगड़ाई लेते हुए उठता है और चादर हटाता है। सफ़ेद चादर पर एक लाल निशान बचा होता है जो उसे चौंका देता है। वो हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। फिर उसकी नज़र साइड टेबल पर जाती है, जहां एक चिट्ठी और पैसे से भरा लिफाफा रखा होता है। चिट्ठी में लड़की ने लिखा होता है कि वो अगले महीने वापस आएगी, जब उसे फिर से उसके पास आने के लिए पैसे मिलेंगे, और तब तक उसे आराम करने को कहती है। चैंडलर सोच में पड़कर कहता है, ये लड़की तो काफ़ी दिलचस्प है। इसके बाद हमारा हीरो सिन फाइनेंशियल बिल्डिंग पहुंचता है, जो उसे पहले खराब रिव्यू के बाद इनाम में मिली थी। वो गेट पर खड़े आदमी से मिलता है और कहता है कि वो अपना सामान लेने आया है। वो आदमी खुशी से उसका हाथ मिलाता है, खुद को ऑफिस मैनेजर बताता है और कहता है कि सब अभी तैयार कर देता है। पास खड़े 2 कर्मचारी आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं कि नया बॉस बहुत जवान है और सोचते हैं कि क्या आप कुछ बदलेगा। मैनेजर उसे एक पीली फाइल देता है और कहता है कि सारे कागज उसमें हैं, आप देख लीजिए। लेकिन चैंडलर बिना देखे ही कह देता है, मुझे आप पर भरोसा है, और जोड़ता है कि कंपनी चलाने में उसे उनकी मदद चाहिए। ये सुनकर मैनेजर खुश हो जाता है और पास खड़ी 2 महिला कर्मचारियों को बुलाकर नए मालिक से मिलवाता है। दोनों लड़कियां झुककर नमस्ते करती हैं और हमारा हीरो कहता है कि सब लोग अपने काम पर वापस जाएं। फिर वो मैनेजर से पूछता है कि 15वीं मंजिल पर जो लोग किराए पर हैं उनके बारे में क्या जानकारी है। मैनेजर कंप्यूटर पर बैठकर जानकारी देखने लगता है और बताता है कि उनका किराया महीने के अंत में खत्म होने वाला है। चैंडलर कहता है, चलो उनसे बात करते हैं। दोनों लिफ्ट में जाते हैं और 15वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। तभी मैनेजर को फ़ोन आता है। वो कहता है कि दूसरे किराएदार कॉल कर रहे हैं, तो चैंडलर कहता है कि वो पहले चला जाता है और वो फ़ोन संभाल ले।
दरवाजे पर कंपनी का नाम लिखा हुआ एक ग्रे बोर्ड लगा था। चैंडलर अंदर जाता है और सबको नमस्ते करने की बजाय बोलता है, अरे लगता है सब अपनी जगह पर हैं। उसके पुराने साथी उसे देखकर चौंक जाते हैं। चश्मा पहने एक सहकर्मी उसके पास आता है और कहता है कि वो बॉस और मैनेजर से बात करके उसकी नौकरी वापस दिला सकता है, लेकिन हमारा हीरो साफ मना कर देता है। चैंडलर चिल्लाकर अपने बॉस से कहता है, छिपना बंद करो और बाहर आकर मुझसे बात करो। तभी उसके पीछे से एक गंजा आदमी निकलता है और गुस्से में पूछता है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ऑफिस में ऐसे चिल्लाना ठीक है क्या? हमारा हीरो तिरस्कार भरे अंदाज में बोलता है, अरे तुम बाहर आ ही गए, मुझे लगा डर के मारे छिपे रहोगे। और फिर अपने कमीशन के बारे में पूछता है। बॉस चालाकी से शर्त रखता है, अगर तुम हर महीने एक डील क्लोज करोगे तो 10 महीने तक तुम्हें $10,000 मिलेंगे। लेकिन चैंडलर मना कर देता है और याद दिलाता है, तुमने वादा किया था कि केस पूरा होने पर मुझे 20% मिलेगा। बॉस हंसने लगता है और कहता है, उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? फिर ताना मारते हुए जोड़ता है कि वो तो ये भी कह सकता है कि चैंडलर ने फ्री में काम करने का वादा किया था। चैंडलर स्टाफ की तरफ मुड़कर पूछता है, तुम लोगों ने ये बात सुनी थी? गंजा आदमी गुस्से से सबको घूरता है और पूछता है कि किसने उसे कमीशन देने की बात करते सुना। एक सहकर्मी तुरंत कह देता है, मैंने तो कभी नहीं सुना, और बाकी भी चुप हो जाते हैं। हमारा हीरो हैरान रह जाता है और कहता है कि आज उसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। एक पुराना सहकर्मी सलाह देता है, माफ़ी मांग लो और जल्दी से नौकरी पर वापस आ जाओ। बॉस भी नकली नरमी दिखाते हुए कहता है, वापस आ जाओ, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, और ये कहकर नीचे किराए की बात करने नीचे जाने लगता है। गंजा आदमी दुखड़ा रोता है कि उसे इतने कर्मचारियों को संभालना मुश्किल होता है, और एक चमचा सहकर्मी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तभी हमारा हीरो फोन उठाकर कहता है, मैं यहाँ पैसे कमाने आया था, लेकिन मुझे मेरा हक भी नहीं मिल रहा, क्या ये सही है? बॉस जैसे ही फोन देखता है घबरा जाता है और चिल्लाता है, दरवाज़ा बंद करो। चमचा तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। बाहर खड़ा मैनेजर फोन पर बात कर रहा होता है और दरवाज़ा बंद होते देख चिंतित हो जाता है। अंदर बॉस कहता है, अगर रिकॉर्डिंग डिलीट कर दोगे तो तुम्हें जाने दूंगा। तभी वो पास रखे मॉनिटर को उठाकर ज़मीन पर पटक देता है, धड़ाम, और कहता है कि ये कंप्यूटर चैंडलर ने तोड़ा है, इसकी कीमत उसकी सैलरी से कटेगी। लेकिन चैंडलर अपने फ़ोन की तरफ इशारा करके बोलता है, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है, और बताता है कि ये सब क्लाउड में सेव हो रहा है, चाहे वो डिलीट भी कर दे डेटा फिर भी रहेगा। ये सुनकर गंजा आदमी आग बबूला हो जाता है। तभी वो चमचा सहकर्मी बाजू चढ़ाकर कहता है, पहले इसे पीट देते हैं, फिर रिकॉर्डिंग डिलीट करेंगे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, जिससे माहौल थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। गंजा आदमी दरवाज़ा खोलता है और सामने मैनेजर को देखकर हैरान हो जाता है, आप खुद यहाँ क्यों आए? मैनेजर पूछता है, मिस्टर यांग कहाँ है और काम के बीच में दरवाज़ा बंद क्यों किया है? गंजा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, कौन मिस्टर यांग? तभी मैनेजर हमारे हीरो की तरफ इशारा करता है और कहता है, यही है मिस्टर यांग, इस कंपनी के नए मालिक। ये सुनते ही गंजे आदमी के होश उड़ जाते हैं। मैनेजर जल्दी से चैंडलर के पास आता है और चिंता में कहता है, आप ठीक तो हैं? मुझे कॉल नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन हमारा हीरो शांत होकर कहता है, तुम सही टाइम पर आए हो। गंजा आदमी अब भी यकीन नहीं कर पाता और पूछता है, ये क्या मजाक है, ये नया मालिक कैसे हो सकता है? मैनेजर साफ साफ कहता है, इन्होंने $2 बिलियन देकर ये बिल्डिंग खरीदी है, अब ये इसके मालिक हैं। इस खबर को सुनकर बॉस और सारे कर्मचारी सन्न रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि चैंडलर यहाँ काम क्यों कर रहा था, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया और उसने ये बिल्डिंग क्यों खरीद ली। वो चालाक सहकर्मी मैनेजर से पूछता है, आप सच में इसी की बात कर रहे हैं ना? कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई? इस पर मैनेजर गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ही नहीं पता कि यहाँ मालिक कौन है? ये सुनते ही बॉस तुरंत अपना रंग बदल लेता है, हमारे हीरो से हाथ मिलाता है और मान लेता है कि उससे गलती हुई है, उसे सजा मिलनी चाहिए। गंजा आदमी जल्दी से बोलता है, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा, बस इस गलतफहमी को भूल जाओ। तभी मैनेजर बीच में बोल पड़ता है, क्या ये सच है कि चैंडलर यहाँ काम करता था और इसे पैसे नहीं मिले? वो बॉस को याद दिलाता है कि किराए के नियम के अनुसार ईमानदारी से काम करना जरूरी है, नहीं तो सजा के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है और 3 गुना किराया देना पड़ सकता है। हमारा हीरो मुस्कुराता है और रिकॉर्डिंग चला देता है, जिसमें बॉस उसे फ्री में काम करने को कह रहा होता है। ये सुनकर गंजा आदमी घबरा जाता है और कहता है, पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं 3 गुना कमीशन दे दूंगा। लेकिन हमारा हीरो साफ बोल देता है, मुझे बस वही चाहिए जो मेरा हक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कहकर वो जाने लगता है और मामला मैनेजर के हवाले कर देता है। तभी गंजा आदमी चिल्लाता है,
रुको, और पूछता है, जब मैं हार मान चुका हूं तो तुम मुझे क्यों हटाना चाहते हो? चैंडलर ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मैं अपने दुश्मन को कभी दूसरा मौका नहीं देता, और उसे रास्ते से हटने को कहता है। गंजा आदमी फिर भी नहीं मानता और सब बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो इनकार कर देता है। तब बॉस अपने कर्मचारियों से कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो 50,000 दूंगा, लेकिन सब चुप बैठे रहते हैं। फिर वो रकम दोगुनी करने की बात करता है, फिर भी कोई आगे नहीं आता। चैंडलर हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लोग अब तुम्हारी बात मानेंगे? दूसरी तरफ मैनेजर चुपके से फोन निकालता है और सिक्योरिटी को बुला लेता है। कुछ ही देर में सिक्योरिटी ऊपर पहुंच जाती है। नीचे वाली 2 लड़कियां भी ऊपर बुला ली जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है और वो हमारे हीरो के लिए परेशान हो जाती हैं। मैनेजर सिक्योरिटी से कहता है, कोई भी मिस्टर यून को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? गंजा आदमी इतना डर जाता है कि उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो जल्दी जल्दी रुमाल से पोंछने लगता है। चैंडलर सब कुछ मैनेजर पर छोड़ देता है और वो भरोसा दिलाता है कि सब संभाल लेगा। फिर हमारा हीरो अपने साथियों के पास जाता है और कहता है, जो तुम्हारा हक है वो ले लो, इससे पहले कि तुम्हारा बॉस दिवालिया हो जाए। ये सुनकर सारे कर्मचारी बोलने लगते हैं कि बॉस ओवरटाइम का पैसा नहीं देता था और उन्हें गलत कॉन्ट्रैक्ट करने को मजबूर करता था। वही सहकर्मी जो पहले उसे मारने को तैयार था अब कहता है, मैं तो हमेशा से इस बॉस से नफरत करता था, बस डर के कारण कुछ कह नहीं पाया। चैंडलर ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि लोग कितनी जल्दी रंग बदल लेते हैं। थोड़ी ही देर में ऑफिस के दरवाजे पर सील का निशान लग जाता है। बॉस अपना सामान उठाते हुए धमकी देता है, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। और हमारा हीरो शांत होकर कहता है, जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी खुद तुम्हारी है। आखिर में हमारा हीरो अपने साथियों की तरफ मुड़कर कहता है, मैं एक नई एडवर्टाइजिंग कंपनी शुरू करने वाला हूं और तुम सबको उसमें काम का मौका देता हूं। लोग खुशी से बोल उठे कि वो चैंडलर की नई कंपनी में काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हमारा हीरो उसी साथी को देखता है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी और उसे बाहर निकाल देता है, उसके साथ काम करने का कोई इरादा नहीं रखते हुए। वो साथी घुटनों पर गिर जाता है और उसे रखने की भीख मांगता है और कहता है कि वो उसके पुराने बॉस के केस में उसकी मदद करने को तैयार है। लेकिन हमारा हीरो अडिग रहता है और कहता है कि उसे ऐसे इंसान के साथ काम करने का कोई मतलब नहीं दिखता जो उसके पुराने बॉस का वफादार कुत्ता था। उसे जोर से ठोकर मारते हुए हमारा हीरो अपने उस पुराने साथी को भगा देता है। चैंडलर अपनी नई कंपनी की जिम्मेदारी अपनी पुरानी साथी सूजी को सौंप देता है और सबको आधे महीने की छुट्टी लेने और किसी भी सवाल के लिए उससे संपर्क करने को कहता है। सूजी घबरा जाती है, चैंडलर से कहती है कि उसके पास कोई अनुभव नहीं है और उसे डर है कि वो सब खराब कर देगी। हमारा हीरो उसे शांत करता है और कहता है कि ये सब नॉर्मल फीलिंग्स हैं। लड़की का हौसला बढ़ जाता है और वो वादा करती है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी। उसके सारे साथी चैंडलर को झुककर धन्यवाद देते हैं कि उसने उनके लिए पिछले 1 घंटे में इतना कुछ किया। लड़के हमारे हीरो को गर्मजोशी से अलविदा कहते हैं और उसे विदा करते हैं। और एक बार फिर हमारा हीरो खुद को उसी फाइनेंशियल कंपनी के पार्किंग में पाता है। यहाँ काम खत्म, अब असली काम शुरू। वो कार की तरफ बढ़ते हुए कहता है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठता है और एक नया ऑर्डर लेता है जो उससे 500 मीटर दूर है। गैस पैडल को पूरा दबाते हुए वो तेजी से नए ऑर्डर की तरफ बढ़ जाता है। सड़क पर पहले से 2 लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। हमारा हीरो ध्यान से देखता है और लड़की को अपनी पुरानी क्लासमेट के रूप में पहचान लेता है। पास आते ही उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो वही है। लड़की दरवाजा खोलती है और दोनों पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। लड़की चैंडलर को पहचान लेती है और खुशी से उसका अभिवादन करती है और हमारा हीरो पूछता है कि वो किसके साथ घूम रही है। लड़की जवाब देती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और हमारे हीरो का परिचय कराते हुए कहती है कि वो इंस्टीट्यूट का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट था और उसकी तारीफ भी करती है। लड़का चैंडलर को देखते हुए पूछता है, क्या तुम लड़कियों में बहुत पॉपुलर थे? क्लासमेट जवाब देती है कि वो बहुत पॉपुलर था और अफसोस जताती है कि उसके पास पहले से गर्लफ्रेंड थी। वो ड्राइवर से पूछती है कि क्या उनका ब्रेकअप हो गया और क्या वो शादी करने वाले थे। हमारा हीरो धीरे धीरे कार रोकने लगता है और बताता है कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। पुरानी साथी पूछती है कि क्या उसे अफसोस है कि उसने इंस्टीट्यूट में इतनी लड़कियों को मना कर दिया था। चैंडलर याद करता है कि उसने इसी लड़की को भी मना किया था और समझ नहीं पाता कि वो अब ये बात क्यों उठा रही है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से चिपक जाती है और कहती है कि उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है क्योंकि इसी वजह से वो ऐसी खराब जिंदगी नहीं जी रही, इशारा करते हुए कि हमारा हीरो सिर्फ एक ड्राइवर है। वो कहती है कि हमारे हीरो ने ना सिर्फ उसे ठुकराया बल्कि उसे बेइज्जत भी किया था। चैंडलर कहता है कि उसे याद नहीं कि उसने क्या कहा था और अगर वो गलत था तो वो माफी मांगता है। लड़का हमारे हीरो के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि वो टैक्सी ड्राइविंग छोड़कर उसकी कंपनी में आ जाए, उसकी सच्चाई देखकर। लड़की इस ऑफर से खुश हो जाती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है, लेकिन चैंडलर तुरंत मना कर देता है और कार की खिड़की खोलते हुए कहता है कि उसे टैक्सी चलाना पसंद है। लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है, इतनी गर्मी है, जल्दी एसी चालू करो। हमारा हीरो मना कर देता है क्योंकि इस ऑर्डर में एसी शामिल नहीं है और कहता है कि या तो वो उससे अच्छे से बात करे या खुद एसी चला ले।
पीछे बैठा लड़का चिल्लाता है कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलता तो वो ड्राइवर के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करता, और तुरंत एसी चालू करने को कहता है। लड़की उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि वो ड्राइवर का ध्यान भटका सकता है और इससे हादसा हो सकता है। एक क्लासमेट ने कहा कि वो पुराने दोस्त हैं और अगर हमारा हीरो खिड़की बंद कर दे और एसी चालू कर दे तो वो सब कुछ भूल जाएगी और कोई खराब रिव्यू नहीं छोड़ेगी। लेकिन हमारा हीरो शांति से जवाब देता है कि उसे किसी खराब रिव्यू से डर नहीं लगता। पीछे बैठा लड़का गुस्से में चिल्लाता है, अभी के अभी गाड़ी रोको। चैंडलर जोर से ब्रेक लगाता है और गाड़ी रोक देता है। पीछे वाली सीट से लड़का बाहर निकलता है। गाड़ी से बाहर निकलो, वो चिल्लाता है, गाड़ी के फेंडर पर लात मारते हुए। लेकिन हमारा हीरो बाहर आने का कोई इरादा नहीं रखता और उस जोड़े को धूप का मजा लेने की शुभकामना देकर वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। लड़का मुट्ठियां लहराते हुए हमारे हीरो के पीछे दौड़ता है, लेकिन गाड़ी तक पहुंच नहीं पाता। तेज धूप में लड़का तुरंत पसीने से भीग जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं। चारों तरफ देखकर उन्हें समझ आता है कि वो पुल पर है और यहाँ टैक्सी बुलाना भी मना है क्योंकि यहाँ रुकना प्रतिबंधित है। लड़का झटके से अपनी पैंट की जेब से फोन निकालता है। मैं शिकायत करूंगा, वो कहता है, उम्मीद करते हुए कि अब हमारा हीरो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हमारा हीरो पुल से दूर जाता रहता है, तभी उसे सिस्टम से एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एक नए खराब रिव्यू के लिए उसे 2 मिलियन मिलेंगे। चैंडलर उस संदेश को देखकर संतुष्टि से मुस्कुराता है, सोचता है कि इस वक्त पुल पर होना कितना बुरा होगा। तभी उसे चैट का नोटिफिकेशन सुनाई देता है। वो फोन उठाता है और देखता है कि उसके पुराने क्लासमेट्स उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बातचीत उसी लड़की ने शुरू की थी जिसे उसने पुल पर छोड़ा था और बाकी सब भी उसकी बुराई में शामिल हो जाते हैं। सब हमारे हीरो की बात करते हैं और समझ नहीं पाते कि वो फिर से टैक्सी ड्राइवर क्यों बन गया। चैंडलर सही जगह पहुंचकर ब्रेक लगाता है और एक ग्लास से चाय पीते हुए शांति से जवाब देता है कि उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी है, अब टैक्सी चला रहा है और उसे इसमें कोई शर्म नहीं है। फिर वो कार में जो हुआ उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप चैट और सपोर्ट में भेज देता है। चैट में सब उस लड़की को नकली और घमंडी कहकर उसकी आलोचना करने लगते हैं। तेज धूप में पुल पर चलते हुए लड़की गुस्से से भर जाती है कि हमारे हीरो ने उनका वीडियो डाल दिया और सब उसे ही गलत ठहरा रहे हैं। लड़का चिल्लाता है कि वो हमारे हीरो को खत्म कर देगा और कहता है कि उसे किसी पार्टी में बुलाकर बदनाम करेंगे। लड़की खुश होकर अपने बॉयफ्रेंड से लिपट जाती है। उधर हमारा हीरो सटीक अंदाज में कॉफी का कप कूड़ेदान में फेंकता है और देखता है कि उसी क्लासमेट की तरफ से डिनर का न्योता आया है। चैंडलर मुस्कुराता है और जवाब देता है कि उस दिन उसका मूड कैसा होगा उसी पर सब निर्भर करेगा। हमारा हीरो तेज धूप में आंखें सिकोड़ता है, कल्पना करता है कि वो जोड़ा इतनी गर्मी में पुल पर चल रहा होगा। फिर इतनी गर्मी के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो काम करता रहता है और मंजिल पर पहुंचकर यात्री को फोन करता है। जवाब में लड़की पूछती है कि वो इतनी बारिश में गाड़ी तक कैसे आएगी, तो हमारा हीरो उसे वहीं रुकने को कहता है। वो कार से अपनी छतरी निकालता है जो वो हमेशा ऐसे वक्त के लिए रखता है। दौड़ते हुए लड़की के पास पहुंचकर पूछता है कि क्या वो उसकी सवारी है। लड़की जवाब देती है कि जमीन पर बहुत पानी है और वो चल नहीं सकती। हमारा हीरो शांत रहता है और कहता है कि उसके पास किसी खास सुविधा की सेवा नहीं है। लड़की अपने जूते दिखाते हुए कहती है कि वो बहुत महंगे हैं और वो उन्हें खराब नहीं करना चाहती और वैसे भी बहुत लोग उसे गोद में उठाकर ले जाना चाहेंगे। लेकिन चैंडलर बस यही कहता है कि छतरी लो और खुद चलकर गाड़ी तक आ जाओ। लड़की ने झटके से छतरी उसके हाथ से छीन ली और उसे बेवकूफ कहते हुए खुद ही खोल ली। छतरी खोलकर आखिरकार वो अपने दम पर गाड़ी तक पहुंच गई। गाड़ी में बैठते ही उसने फिर से धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर उसने दोबारा ऐसा व्यवहार किया तो वो उसे खराब रिव्यू दे देगी। लेकिन हमारा हीरो उसकी धमकियों को अनसुना करते हुए बस कहता है, सीट बेल्ट लगा लो। तभी बारिश और तेज हो जाती है और जैसे ही हमारा हीरो कहता है कि वे पहुंच गए हैं, लड़की फिर शुरू हो जाती है कि वो पानी में चल नहीं सकती वरना उसके जूते गंदे हो जाएंगे। हमारा हीरो शांत होकर समझाता है कि वो कार में है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, इसलिए और पास नहीं ले जा सकता। लड़की उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि अगर वो उसे और पास नहीं ले गया तो वो खराब रिव्यू देगी। हमारा हीरो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की गाड़ी से उतरने से मना कर देती है। बिना ज्यादा सोचे हमारा हीरो गाड़ी बंद कर देता है, छतरी उठाता है और बाहर निकलते हुए कहता है, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, बाय। हाथ हिलाते हुए वो गाड़ी से दूर चला जाता है। लड़की बारिश में बाहर निकलकर चिल्लाती है कि वो उस पर केस करेगी, लेकिन हमारा हीरो बिना सुने आगे बढ़ जाता है। फिर वो वापस गाड़ी में बैठता है, इंजन चालू करता है और लड़की के हैरान चेहरे को नजरअंदाज करता है। जाते जाते वो जानबूझकर पानी भरे गड्ढे से गाड़ी निकालता है, जिससे पानी उछलकर लड़की पर गिरता है। चैंडलर हंसता है और सोचता है कि दुनिया में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। फिर वो ऊपर हाथ बढ़ाकर अपना थर्मस मग निकालता है और झुंझलाकर देखता है कि वो खाली है, चाय खत्म हो चुकी है।
तभी हमेशा की तरह एक चीनी ड्रेस पहने लड़की अचानक गाड़ी में प्रकट होती है और बताती है कि नए खराब रिव्यू के लिए उसे इनाम मिलेगा, मदर ट्री की चाय। हमारा हीरो इस सिस्टम की कमालियत पर फिर हैरान रह जाता है। वो लड़की की ठुड्डी पकड़कर पूछता है कि इतनी कम चाय क्यों, सिर्फ 50 ग्राम। लड़की जवाब देती है कि ये बहुत महंगी चाय है, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि इसे पैसों से खरीदा भी नहीं जा सकता। चैंडलर ये सुनकर चौंक जाता है कि ये चाय इतनी कीमती है। हमारा हीरो गाड़ी से उतरता है और डिक्की से चाय निकालता है। छोटे से पैकेट की कीमत 10,000 देखकर वो और हैरान हो जाता है। चाय की खुशबू कमाल की होती है और उसके पास 50 पैकेट होने की वजह से वो एक चखने का सोचता है। तभी सिस्टम का एक और मैसेज सामने आता है जिसमें बताया जाता है कि उसे एक और खराब रिव्यू मिला है और इनाम में उसे एक विला मिलेगा जिसके कागज़ जल्द ही कुरियर से पहुंचेंगे। दिमाग में हिसाब लगाते हुए कि विला की कीमत 5 लाख से भी ज़्यादा होगी, वो सोचता है कि आखिर उसे खराब रिव्यू क्यों दिया गया और मज़ेदार चाय की चुस्की लेता रहता है। चाय खत्म करके वो मग वापस रख देता है।